दर्शकों नमस्कार। जैसे कि आज हज़रत बाबा बेरी वाले नाना का आज उर्स मुबारक चालू हुआ है। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में दर्शकों श्रद्धालु लोग यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे आना जाना आज से चालू हो गया है। आज हम खास यहाँ के खिदमत गुजार सोनू भगत से कुछ बात करेंगे। बस यही मैसेज दूंगा कि जैसा पहले भी होता है बस वैसा हो और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक आए। और नाना का नाम नागपुर में सुबह से हमारे दरबारी न्याज रहती तबरुक, फिर संदल आता है शाही संदल, अभी शाम में और पब्लिक आएंगी। फिर उसके बाद अब दूसरे दिन और आम संदल रहते, फिर तीसरे दिन दरबारी लंगर रहता नाना जान के। फिर चौथे दिन कव्वाली है 14 तारीख की नाना में। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए कव्वाली में। दरबार को लेके कुछ नहीं कहना, कहीं ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना है कि यहाँ पे काम बहुत अच्छा हो रहा है। जैसे यशवंत काका थे पहले, पूरा वो संभालते थे मंडप का ये वो, पब्लिक आना, संदल वंदल काफ़ी पब्लिक आती। अभी रात में भी काफ़ी संदल आएंगे 4-5। तो अभी सोनू है तो बरोबर मंडप ये वो सब डेकोरेशन ये वो। अभी शीश क्षेत्र वैसी चालू है, यहाँ पे उर्स को लेकर और वहाँ से इंतजामात को लेकर कुछ यहाँ के श्रद्धालुओं को तकलीफ होने के कुछ नहीं, कोई चांसेस नहीं। कोई श्रद्धालु को क्या, उनको तो और खुशी हो रही कि अच्छी पब्लिक संदल वंदल रहेगा, ये रहेगा। भले जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे? जनता को ये मैसेज जाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक आए इधर दरबार में हमारे और थोड़ा ध्यान दे। सालवा चलता है दरबार का, इस कार्रवाई के लिए आप क्या कहना चाहोगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व फज़ल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुक़द्दस कुरान अज़ीम में फरमाता है कि ऐ बंदे, तुम लाख नमाज पढ़ लो, लाख रोज़ा रख लो, राज हज कर लो, मगर उस मुक़द्दस आयत करीमा या अय्युहल्लज़ीना आमनू अत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, इसका मतलब है कि ऐ ईमान वालो, जब तक तुम अल्लाह से ना डरोगे और सच्चों के साथ नहीं होगे, सच्चे नहीं कहलाओगे। इसलिए दूर दराज से इस आस्थाने पर जो उनके चाहने वाले दीवाने आते, बस इसी अक़ीदत से आते हैं कि अगर हमने नाना सरकार को अपना वसीला बना लिया तो यकीनन दुनिया तो संवरेगी, आखिरत भी बन जाएगी। ये हमारा ईमान है। आप किस जगह से आए हो? जी मैं जबलपुर से आया हूँ। गढ़ा दरगाह शरीफ बड़े पीर सरकार गौस पाक के आस्थाने का मैं सज्जादा नसीन हूँ। मैं अनकरीब 5 साल से सरकार के आस्थान में हाजिर दे रहा हूँ। ऐनुल यकीन की बात यही है कि मुझे यहाँ पर कुछ नहीं, मुझे यहाँ पर सुकून मिलता है, इसलिए बेकरार रहता उस दरबार में आने के लिए। और अल्लाह ने हमको उस मुकाम पर फाइज किया है कि जिस तरीके से कुरान अज़ीम फरमा रहा है, जो अभी मैंने आयत करीमा बताया कि इसको ये है कि अगर वो एक शराबी, जुआड़ी, फरेबी कुछ भी है, अगर सच्चे दिल से बुजुर्गान दीन के आस्थाने पर आता है तो अल्लाह उसका साथ देता है। इसी तरीके से रामायण में भी आपका सुंदर कांड में इसी को अपने तरीके से रामायण में पेश किया है कि जब तीनों दिशाओं में सीता जी का पता ना चला तो चौथी दिशा में जब लंका आया तो भगवान राम के लक्ष्मण ने, सुग्रीव ने, अंगद ने, विभीषण ने, तमाम लोगों ने हनुमान से इल्तिजा की कि हे वीर हनुमान, तुम जाओ लंका सागर पार करके, तुमने सूरज को खा लिया है, तुमने असनी को दबा लिया है, तुम ही लंका दहन कर सकते हो। तो आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ भगवान राम के चरण छुए और जब लौट कर आए तो लंका दहन किया। फिर जब उनकी तारीफ करने लगे तो आप फरमाते हैं कि हे प्रभु, सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ कछु ना मोरी ताई। हे प्रभु, हे भगवान राम, ये लक्ष्मण, अंगद, जाम्बल, तमाम भगवान महर्षि नारद मेरी तारीफ कर रहे हैं, ये सब गलत है। जब तक मैं चरणों को तुम्हारे छी कर ना जाता, मैं लंका दहन ना करता। यही तो कुरान अज़ीम फरमा रहा है कि जब तक तुम सच्चों के कदमों में नहीं आओगे, सच्चे नहीं कहलाओगे। इसलिए हम सर्व धर्म के लोग एकता मना कर ली। इसलिए कुरान अज़ीम तस्दीक कर रहा है कि हुब्बुल वतन मिनुल ईमान, हुब्बुल वतन मोहब्बत देश, जो वतन से मोहब्बत करता है वो सच्चा ईमान वाला है। इसलिए इस देश में 18 कौमें एक साथ रह रही है। इसका मकसद ये कि हिंदुस्तान सरजमी पर कौमी एकता का जो परचम है दुनिया के किसी कोने में नहीं है। और इसलिए बुजुर्गान दीन और साहिब मज़ार, जिसे हम संत कहते, किसी धर्म की बपोती नहीं है, जिसने चाहा वो उसी का हो जाता है। इसलिए इस दरबार से जो भी लोग आता है ना, यहाँ कोई हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है, सब बाबा नाना सरकार के चाहने वाले होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ना हिंदू बुरा है, ये वो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अरे हिंदी है, हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा, और बेकार है ये झंझट। बहुत अदब से बोल रहा हूँ
बेकार है ये झंझट मजहब व मिल्लत के। अरे हिंदू है मुसलमान बंदे हैं सब उसी के। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस मज़ार अक़दस में अनकरीब मैं 5 साल से खिदमत दे रहा हूँ। सरकार मुझे बुला रहे हैं। मैं सरकार नाना सरकार से बस एक यही इल्तिजा करता हूँ कि ये मेरे सरकार आपसे गुजारिश है कि जो भी दर्शकों नमस्कार। जैसे कि जगह जगह आंदोलन, वैसे ही आज फिर से एक आंदोलन। आज हम इनसे बात करने जा रहे हैं, ये आंदोलन किस बेस में और क्यों किया जा रहा है। देखो, ये जो अभी 3 दिन का जापान के प्रधानमंत्री का जो दौरा शुरू हुआ है, उसमें भारत और जापान के बीच में एक परमाणु संधि की जाने वाली है, जिसके जरिए जापान उनकी जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में एक्सपोर्ट करने जा रही है। अभी जो फ्रांस के मदद से जैतापुर में जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनने जा रहा है, उसके लिए जापान पूरे स्पेयर पार्ट्स और टेक्नोलॉजी सप्लाई करने वाला है। इसीलिए यूएस और जापान, इन दोनों के लिए ये जापान और इंडिया के बीच का जो परमाणु करार है वो करना जरूरी है, क्योंकि जापान के करार नहीं करता तब तक के ये टेक्नोलॉजी, स्पेयर पार्ट्स, इम्पोर्टेंट जो मशीनरीज है वो यहाँ एक्सपोर्ट नहीं कर सकेगा। और इसके खिलाफ में जापान की जनता भी विरोध कर रही है, क्योंकि फुकुशिमा का जो हादसा हुआ उसके बाद में वहाँ की जो कंपनियां हैं वो भी ढूंढ रही है कि वो कहाँ पे अपने मुनाफे के लिए इन्वेस्टमेंट करे, और वो अभी इंडिया गवर्नमेंट ने उनको एक्सेप्ट करने जा रही है इस करार के जरिए। और इसलिए हम चाहते हैं कि आज फुकुशिमा 4 साल के बाद में भी रेडिएशन जो है बढ़ते जा रहे हैं, और कई सालों तक हो सकता है 100, 200, 300 साल तक ये चालू रहने वाला वहाँ का रेडिएशन। और ऐसी जब टेक्नोलॉजी क्यों हमको होना है, इसलिए हम ये करार का विरोध करने जा रहे हैं। के बीच का जो समझौता है नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से हमारे जनता के ऊपर जो फुकुशिमा में जो हादसा हुआ है, अगर यहाँ पे वो इंडस्ट्रियल यहाँ पे आती है तो यहाँ पे भी होने के चांसेस उतना ही खतरा हमारे ऊपर भी मंडरा रहा है। हम देख रहे हैं कि भोपाल में अभी लगभग 30 साल से भी ज़्यादा समय हुआ, अभी भी लोग उससे पीड़ित है। फुकुशिमा के लोग भी अभी पीड़ित है, और यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी आई, ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन आया, परमाणु ऊर्जा आई, तो हमारे भी लोगों का वही हाल होने वाला है, वही खतरा उनके ऊपर मंडराने जाने वाला है। इसलिए हम इसका विरोध करने जा रहे हैं। प्रकाश मेघे, जैसे कि अभी हमारे को प्रकाश मेघे जी ने बताया कि फुकुशिमा में जो हादसा हुआ वहाँ पे, और उसके बाद में वहाँ के जो पीड़ित लोग हैं, वैसे यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल आने वाली है वो इंडस्ट्रियल ना आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। इसीलिए इन्होंने प्रदर्शित किया है। इस मोर्चे का, आंदोलन का मेन मोटिव यही है। कैमरामैन नावेद खान के साथ में आबिद खान, टाइम न्यूज़। आम्ही इथे नंदुरबार जिल्ह्यामधून अतिदुर्गम भागातून आम्ही उपाशीपोटी इथे नागपूरला अधिवेशनला आलो। आम्ही इथे धडगाव तालुका आणि अकोलकोवा तालुका मिळून आम्ही पूर्ण जिल्ह्याचं, नंदुरबार जिल्ह्याचं इथे नागपूर अधिवेशनला आलो। इथे आल्यावर आम्हाला 11 वाजता पोहोचलो, तर आमचे शिष्टमंडळाला पोलीस डिपार्टमेंटने फसवून दिलं होतं। प्रधान सचिव आहे आणि सगळे मंत्री आहे असं आम्हाला शिष्टमंडळांना पाठवून दिलं, आणि शिष्टमंडळ तिथे गेल्यानंतर तिथे गेटवर थांबले होते। त्या प्रधान सचिव आम्हाला अजिबात भेटले नाही। आम्हाला गैरसमज या पोलीस डिपार्टमेंटने केलेले आहे। यांना आम्ही अतिदुर्गम भागात आलेलं माणूस आदिवासींसाठी काही शासन दक्षता घेत नाही। एवढं पोलीस डिपार्टमेंट आदिवासीच आहे, तरी आदिवासींना गैरसमज धरून आमची दिशाभूल केलेली आहे पोलीस डिपार्टमेंट वाल्यांनी। सीताराम केवड़वे इसलिए किए कि हमने पाड़ा सेवक करके हमने 17 साल तक काम किया उसने, ये पाड़ा सेवक में। वहाँ हमारा पीसी में काम किया हमने, ये आरोग्य डिपार्टमेंट मार्फत से। वहाँ 17 साल काम करके हम 2007 में हमको आदेश नहीं देता, काम से मुक्त कर दिया। फिर बाद में हमने ये मोर्चा निकाला, नंदुरबार में निकाला, नासिक में निकाला, तो शासन सेवा में हमारा
लेना चाहिए, क्योंकि हम शिक्षित बेकार होके घर पर पड़े रहे। इसलिए हमने मुंबई में भी 2 बार जाके आया, निवेदन देके आया, और यहाँ अभी नागपुर में आया। नागपुर में अधिवेशन में हमारा शासकीय सेवा में हम समाविष्ट होना चाहिए, ये मुद्दे से हम यहाँ तक आए। पिछले 6-7 साल से हम ये आंदोलन करते आ रहे हैं। हर बार हमारी मांगों को सरकार अनदेखा करती है, इसलिए ये आंदोलन हमने जारी रखा है पिछले 5-6 दिनों से। 7 तारीख से हमारा आंदोलन कंटिन्यूस में चालू है, और फिर भी सरकार का कोई मंत्री यहाँ तक आया नहीं है। जो भी आए थे, झूठे मंत्री आए थे, हमने आप देख रहे होंगे हमारे बोर्ड के ऊपर में जो भी हमारा जो मांगनी पत्रक है, इसमें सामाजिक न्याय विभाग से संबंधित कम से कम मेरे हिसाब से 6 डिमांडें है। लेकिन संजय गांधी निराधार योजना का जो भत्ता है, जो 600 रुपये मिल रहा है, उसको 2000 रुपये किया जाए, और उसको विकलांग मानधन योजना के अंतर्गत दिया जाए, ना कि ये भिकारवाड़ा जो योजना है, जो निराधार बोलते हैं, हमको वैसे भी निराधार कर रही है, तो ये ऐसी निराधार नहीं, विकलांग मानधन योजना करो उसको। दूसरा, सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट देती है हमको विकलांगता का, तो वो सर्टिफिकेट के आधार पे हमको घरकुल चाहिए। और तीसरा, जो भी शालाएं है, विकलांगों की अनुदानित शालाएं है, उसकी जांच होनी चाहिए, और वहाँ पे 50% अपंग कर्मचारी, जो विकलांग कर्मचारी है, वो विकलांग कर्मचारी होने चाहिए। समाज कल्याण विभाग की जो बीज भांडवल योजना है, वो 5 लाख तक का विकलांगों को कर्ज दिया जाना चाहिए, 4 या 5% से, और वो भी 3 महीने के भीतर उसकी वो कर देना चाहिए। विकलांगों को सबसे बड़ी आवश्यकता है राजकीय आरक्षण की, जो कि कारपोरेशन से लेके तो विधानसभा लोकसभा तक हमारा वार्ड, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो राखी होना चाहिए। 3% आरक्षण हमको वहाँ भी मिलना चाहिए, क्योंकि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व है, विकलांगों का प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए विकलांगों की मांगों को अनदेखा किया जाता है हमेशा। और जो हमारा लिए जो 3% राखीव निधि जो रहता है, जो हर विभाग में रहता है, तो वो पूरा खर्चा नहीं करते। हर साल जो निधि है वो वापस गवर्नमेंट को वापस किया जाता है। तो ऐसे वापस करने वाले जो इनके पास में प्लानिंग नहीं है, इसलिए वो वापस करते हैं। तो अगर प्लानिंग नहीं है तुम्हारे पास में, तो एक सबसे बड़ा प्लान मैं देता हूँ कि सभी विकलांगों को, जो भी राज्य कर्मचारी, अपंग कर्मचारी है, उनको छोड़ के जो सर्वसाधारण विकलांग कर्मचारी है, विकलांग लोग हैं, उनको ये निधि जो है ये सरीखे प्रमाण में इसको वितरित किया जाना चाहिए। तो ऐसी हमारी कुल 9 मांग है। विकलांग महामंडल के यानी वित्त विकास महामंडल पद है, तो वहाँ पे भी विकलांग की नियुक्ति होना चाहिए। विकलांग आयुक्त है, तो वहाँ पे भी विकलांग ही होना चाहिए, विकलांग आयुक्त। हाँ, सुनने के लिए कौन आया? सामाजिक न्याय मंत्री आए, उन्होंने पिछले 7-8 महीने पहले एक कार्यक्रम किया था रेशिमबाग मैदान पे। तो वहाँ पे उन्होंने विकलांगों का भत्ता जो दिया जा रहा है वो 600 के जगह 1000 हो गया, ऐसा उन्होंने वहाँ पे घोषणा की थी। फिर बाद में 2 बार और घोषणा हो चुकी है उनके द्वारा, लेकिन यहाँ पे भी आके उन्होंने वही घोषणा की। हमने उनको बोला कि साहब, आप अगर ये घोषणा बार बार कर रहे हैं तो आपको लिख के देने में यानी क्या तकलीफ है?
हमको ये तुम जो बोल रहे कब से आपने ये घोषणा की है, यानी कोष कब से लागू हो गया, तो ये आप लिख के दो हमको, ताकि आपकी तरफ से और हमारे भी तरफ से हम उस बात को लेकर कोर्ट में कभी भी जा सकते हैं और इनके ऊपर में झूठे वादे करने का हम आरोप भी लगा सकते हैं। इसलिए हमको ये सब चीजें लिखकर होना चाहिए था। आज हमने सरकार को चर्चा के लिए हमने निवेदन भेजा था कि आज हम चर्चा करने वाले थे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं है। अगर सरकार का यही रुक रहा तो हम यानी असेंबली खत्म होने तक भी आंदोलन कर सकते हैं, मुख्यमंत्री के घर के अंदर घुसकर भी आंदोलन कर सकते हैं। हमारी ये मंशा है। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਸਾਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ एक विश्व पंजाबी कानफ्रेंस कराने का फैसला किया गया सी, जिहड़ा कि 23-24 अक्तूबर 2015 में होना सी। उहदे लई सारियां तैयारियां मुकम्मल कर लिया गई सी, कमेटियां बना दित्तियां गई सी, लेकिन ये 5-6 फरवरी 2016 नूं उसे स्थान पर ज्ञानीदीप सिंह ऑडिटोरीयम बाबा बंदे सिंह बहादुर इंजीनियरिंग कॉलेज फतेहगढ़ साहब के स्थान पर होएगा और उहदे विच कमेटियां उस तरह साडा विशा या जिहड़ा असीं तुहानूं मुख साडी न्यूज़ है वो ये है कि पिछले दिनी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों अपनी माँ बोली पंजाबी के संबंध में एक विश्व पंजाबी कानफ्रेंस कराने का फैसला किया गया सी, जिहड़ा कि 23-24 अक्तूबर 2015 में होना सी। उहदे लई सारियां तैयारियां मुकम्मल कर लिया गई सी, कमेटियां बना दित्तियां गई सी, लेकिन कुछ अनसुखावे कारणों करके उन्होंने मुलतवी करना पाया। तो हुण ये पंजाबी कानफ्रेंस जिहड़ी है ये 5-6 फरवरी 2016 नूं उसे स्थान पर ज्ञानीदीप सिंह ऑडिटोरीयम बाबा बंदे सिंह बहादुर इंजीनियरिंग कॉलेज फतेहगढ़ साहब के स्थान पर होएगा और उहदे विच कमेटियां उस तरह ही काम करदियां रहणगियां जिहड़ियां बणियां ने, जो जिन्हां दी जिम्मेवारियां लाइयां वो कमेटियां उस तरह ही काम करदियां रहणगियां। दूसरियां भाषावां दा ज्ञान जिहड़ा ये मनुख लई ये भी बेहद जरूरी है, पर अपनी माँ बोली पंजाबी या अपनी माँ बोली का ज्ञान होना एक मैं समझदा कि हर मनुख लई बहुत जरूरी है। जिस तरह ही वो अपनिया विरासती कदर कीमतों तो जाणी हो सकते हैं, सुखाले तरीके नाल जाणू हो सकते हैं और उन्होंने कदर कीमतों तो जाणू हो के उहदे ते पहरा दे के अपने सभ्याचार की रखवाली कर सकते हैं। और मैं समझदा कि इसे करके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस वड्डे उपराले राही माँ बोली पंजाबी के प्रसार ते प्रचार लई और इनू सुहिरदता नाल इहदी बनदी थां इनू दिवाउण लई ये उपराला जिहड़ा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कीता। तो एक तां गल सी ये। दूसरी जिहड़ा डिजिटलाइजेशन दी गल चल रही है उहदे विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ऑलरेडी ऑन दी जॉब है और
ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਔਰ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਫਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ 487 ਸੀਗੇ, 290 ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਜਨਰਲ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਜਨਰਲ ਖਰੜੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ 956 ਸੀ, 618 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ 65 ਸੀਗੇ, 51 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪੁਸਤਕਾਂ 23,615 ਸੀ, 1,005 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਇਆ। 1927 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ 46 ਜਲਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਅਜੀਤ ਦਾ 5 ਜਲਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਜਗਬਾਣੀ ਦਾ 1 ਜਲਦ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਆਪਣੀ ਅਮਾਨਤ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ, ਕੌਮੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਔਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਫੇਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 4 ਦੀਵਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਸੀ 300 ਸਾਲਾ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਪਿਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਭੇਂਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕਰਨੀ ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਪਿਕਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1-2 ਦਿਨ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਵਨ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਪੁਰਾਤਨ ਨਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਨ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਗੁੰਬਦ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੂਜੇ ਫੇਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੇਵਲ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 5 ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 5 ਕਿਲ੍ਹੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। तो ਜਦੋਂ 350 ਸਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 5 ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਕਸ਼ੇ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕਿਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, 2 ਕਿਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਆਲਮੋਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2016 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਭਵਨ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਐਸੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਭਵਨ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਫੇਜ਼ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ 2 ਫੇਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਇੱਟ ਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੀ ਇੱਟ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ। ਤੋ ਮਾਰਬਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 2-3 ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਹੋਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਉੱਥੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜੋ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਤੱਕ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਘੰਟਾਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਥੱਲੇ ਦੇ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉੱਪਰਲੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਤਿਲਕ ਜੰਨੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਂਕਾ ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਖਾ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਆਏ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਭਾਵ ਕੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ
कि दाड़ा जुल्म जहान ते झुले आए, चारे थम जमीन दे हल गए ने। ये फरियाद नहीं इन्हां फरियादियां दी, ये तीर जो सीने नूं सल गए ने। राही बोड़ दी थां नूं छड्ड के ते विच वांसां दे सिर फसाए किथे। गुरु नानक दे दर नूं छड्ड के ते दुखिया होर थां पिता जी जाए किथे। आप जी इन्हां दे दुख नूं निवृत्त करन दे लई महान शहादत प्राप्त करके इन्हां दे तिलक ते जंजू दी राखी करना करो। पिता गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने जदों ये बचन कहे ते पातशाह गुरु तेग बहादुर साहिब जी बहुत प्रसन्नता दे विच होए कि इन्हां दे विच वो अकाल पुरख दी अगमी जो शक्ति है जिस दे अनुसार इन्हां ने दुखियां दे दुख निवृत्त करने हैं। ते गुरदेव पातशाह जी ने गुरता गद्दी दिते सशोभत मान हुंदियां होइयां ही संसार दे लोकां नूं ये दर्शाउण दे वास्ते कि हुण जबर ते जुल्म दे खात्मे दे लई सानू बहुत सारे वड्डे प्रोग्राम उलीकने पैणे ने। उन्हां प्रोग्रामां दे विच ही सतगुरु पातशाह जी ने 1756 दे विसाखी दे दिहाड़े ते अमृत संचार तैयार करके 5 प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ। आ 5 प्यारिਆਂ ਤੋਂ अमृत ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ आम आदमी पार्टी जिंदाबाद आम आदमी मार रहे हैं किसानों के इलाके धक्का हो रहा पंजाब के ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ और सरकार की ਜਿਹੜੀ पॉलिसी आ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਜ਼ੋਨਲ ਇੰਚਾਰਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹ ਘਪਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਜਹਦਾ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾ ਕਰਕੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚੋਂ ਉਹਦੀ ਬਰਖਾਸਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਜਦ ਕਿ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੈਲੀ ਵੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਰੈਲੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਭੁੱਕੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹ 15 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ।